गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का समकालीन भारत और समकालीन विषयों का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। इसमें बताएंगे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली और उसके बाद कैसे स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो आइए आरंभ करते हैं। ये पहले पेज पे हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के एक पिक्चर दी गई है। ये फ्रेडरिक सरायू ने बनाई है। जो विभिन्न देशों के यहाँ पर लोग हैं और विभिन्न अपने देशों का झंडा लिए गए हैं। विभिन्न देशों की संस्कृति का इसमें वर्णन किया गया है। ऊपर से ईसा मसीह, भगवान, प्रभु और सब कुछ उन पर नज़र रखे हुए हैं। कैसे वो लोग एक देश के अंदर फैला हुआ राष्ट्रवाद के भावना जो है वो फैली हुई है, कैसे इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फ्रेडरिक सरायू 1848 में एक चित्र की एक श्रृंखला बनाई थी, या कहें उसने एक अपने सपनों का संसार रचा था जो एक जनतांत्रिक जनता के सहयोग और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना होता था। इसमें चित्रों में यूरोप के लोगों और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं जो एक लंबी लाइन में लगे हुए हैं, जो अपने स्वतंत्रता की वंदना कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कलाकारों ने कैसे स्वतंत्रता को महिलाओं का रूप प्रदान किया गया था, या ये कहें कि कैसे उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी थी कि कैसे स्वतंत्रता के प्रतीक चिन्हों को लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना के तौर पर प्रयोग किया गया था। आप यहाँ पर इसके बारे में एक मशाल के तौर पर देख सकते हैं, जो एक हाथ में जो दूसरे में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ज़मीन पर जो निरंकुश शासन व्यवस्था के जो संस्थान थे उनके टुकड़े बिखरे हुए हैं, और ये दुनिया के अलग राष्ट्रों से बने हुए हैं, जिसकी पहचान उनके कपड़ों से या उनकी भाषा से या राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड तब तक राष्ट्र बन चुके थे जो फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगा से पहचाना जा सकता है। प्रतिभा के पास अभी कुछ और लोग पहुँचे हैं, जो उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरी झंडा थामे हैं। जिस समय सरायू ने यह छवि का निर्माण किया था, उस समय जर्मन के लोग एक संयुक्त राष्ट्र के हिस्सा नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र के हिस्सा नहीं थे। 1848 की उदारवादी अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक जर्मन भाषा रियासतों की एक प्रजातांत्रिक संविधान के बाद के अंदर राष्ट्र का निर्माण करने की चाह थी। जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया, लंबार्डी, पोलैंड, आयरलैंड इस देश के लोग हैं। ठीक है, आगे मैंने आपको बता दिया कि ऊपर से भगवान या संत जो कुछ भी है उन पर नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद जो चित्र की कल्पना थी 19वीं सदी के दौरान, राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत या शक्ति के तौर पर सामने आया जिसमें यूरोप के मानसिक और राजनीतिक जगत में काफ़ी कुछ बदलाव ला दिया। इन बदलावों के कारण ही आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हुआ, या ये कहें कि जो सम्राट या राजतंत्रीय शासक था उनके स्थान पर एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिससे केवल एक प्रभुसत्ता की केंद्र में शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य न केवल शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों का भी एक पहचान की भावना थी। यह लंबे संघर्षों तथा नेताओं के आम लोगों की सरगर्मियों से बनी हुई थी। हम इस पाठ में उन सब चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे जिसके तहत यूरोप में राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। आइए आरंभ करते हैं फ्रांस की क्रांति से। यूरोप राष्ट्रवाद की जो पहली छवि थी वो 1789 में फ्रांस के क्रांति के दौरान हुई। आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि कैसे 1789 जहाँ पर फ्रांस में कैसे एक निरंकुश राजा का राज्य था, और फ्रांस की क्रांति के बाद इसमें बदलाव हुए और जो राजा की शक्ति से निकलकर एक नागरिक समूह में हस्तांतरित हो गई वहाँ फ्रांस की सरकार।
क्रांति ने घोषणा की अब जो भी लोग राज्य का गठन करेंगे वही उसकी जो है नियति है वो तय करेंगे। फ्रांस में अनेक ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए जिससे लोगों की पहचान है वो बनी, एक सामूहिक पहचान बननी पैदा हो। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक नए समुदाय पर, संयुक्त समुदाय पर बल दिया और ये सब कुछ उनको एक संविधान के अंदर अधिकार प्राप्त थे। एक नए झंडे को चुना गया जिसके राष्ट्रीय झंडा तिरंगा चुना, जिसने राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली गई। वहाँ के चुनाव में भी बदलाव किया गया और चुनाव जहाँ पहले स्टेट जर्नल के नाम से होता था वहाँ पर बदलकर अब उसका नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई नई स्तुतियाँ रची गई, नए नए कानून बनाए गए, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब कुछ एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक नई केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की गई जो अपने रहने वाले, अपने क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून का निर्माण करेगी और आयात निर्यात जो शुल्क थे वो ख़त्म कर दिए गए। नए भार तोलने की नई एक समान व्यवस्था बनाई गई। क्षेत्र में विभिन्न जो बोलियां बोली जाती थी उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया और उनके स्थान पर केवल एक फ्रेंच बोली को ही लिखा जाने लगा और बोला जाने लगा। वह ही राष्ट्र की भाषा बन गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी कहा था कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था कि दूसरे यूरोप के लोगों को दूसरे निरकुश शासकों से भी मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में कहें कि भी ये फ्रांस ये चाहता था कि दूसरे देशों को भी एक नए राष्ट्र के तौर पर गठित होने में मदद करें। जब यह फ्रांस की यह घटना यूरोप के अन्य देशों में पहुंची या अन्य छात्रों शिक्षकों के मध्य पहुंची तो वहाँ पर जैकोबिन क्लब स्थापित करने लगे। जैकोबिन क्लब वो होते थे जो एक देश के अंदर राष्ट्रवाद को स्थापित करने के तौर पर उन्हें सलाह देने लगे या निर्माण में मदद करने लगे। ठीक है, उनकी गतिविधियों के अभिमानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए भी रास्ता तैयार किया गया। 1790 के दशक में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड इटली के बड़े इलाके में घुस गई। क्रांतिकारी युद्ध होने के साथ साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को अपने साथ ले जाने लगी। फ्रांस की जो सेनाएं थी वो राष्ट्रवाद की विचारधारा को भी अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में मदद करने लगी। नेपोलियन के क्षेत्र में जो विशाल क्षेत्र आया था, नियंत्रण के क्षेत्र में जो विशाल आया, उसने अनेक सुधार किए जिन्हें उन्हें सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने वहाँ के प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया था, मगर उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारियों का शामिल किया था ताकि पूरी जो व्यवस्था थी एक देश की वो एक अच्छी तर्क संगत और कुशल बन सके। 1804 में नेपोलियन की संहिता लागू की गई जिसे नेपोलियन संहिता नाम दिया गया। उसने जन्म पर जो कुछ विशेष अधिकार मिले थे उनको लोगों को कानून के बराबरी का अधिकार दिया गया। इस संहिता को फ्रांस के जो भी क्षेत्र आता था वहाँ पर लागू किया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को और आसान बना दिया गया। सामंती व्यवस्था को बना दिया गया जहाँ पर एक सामंती व्यवस्था होती है, एक राजा के बाद दूसरा राजा या ऐसी व्यवस्था तो जो लगातार चली आ रही हो, उसको ख़त्म कर दिया गया। किसानों को भूदास तथा भूमि के मालिकों को गुलाम से मुक्ति दिलाई। जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में कारीगरों की जो श्रृंखलाएं बनी हुई थी, श्रेणियां संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को और अच्छा किया गया। किसानों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई आज़ादी मिली। उद्योगपति खास तौर पर जो छोटा उद्योग सामान बनाने वाले थे या लघु उत्पादक या समझने लगे, एक समान कानून बनाने
एक समान कानून बनाने या एक मानक भार तथा राष्ट्रीय नापतोल थी या राष्ट्रीय मुद्रा एक स्थान से दूसरे जगह पर जा रही थी, उसमें हमें काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी या सहूलियत हो, आसानी हो। लेकिन जीते हुए इलाकों में जो लोगों के फ्रांसीसी सेनाओं को प्रति जो समान मिली जुली प्रक्रियाएं मिली थी, मिले जुले विचार मिले थे। शुरुआत में जहाँ पर हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ साथ कई मेज, मिलान और वारसा में फ्रांस के सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा के साथ साथ बहुत इनाम मिले गए थे, बहुत किया गया था। वो आरंभ के दौर के बाद बहुत जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया और यह अनुमान लगाया जाने लगा कि जो नई व्यवस्था है राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अच्छी नहीं है। बढ़े हुए कर हो गए, सेंसरशिप हो गई, बाकी यूरोप जीतने के लिए सेना में जो फ्रेंच सेना में जो जबर भर्ती हो रही थी, वो प्रशासनिक परिवर्तनों के से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नुकसान नज़र आने लग गए थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जो आप यूरोप राष्ट्रवाद का निर्माण है वो फ्रांस की राष्ट्रवाद की विचारधारा से ज़्यादा काफ़ी प्रेरित था। कैसे हम पढ़ते हैं 18वीं सदी तक यूरोप के नक्शे में राष्ट्र के वैसे देश नहीं मिलेंगे जैसे आप लोग देख रहे हैं। वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए राजाओं के अधीन थे, निरंकुश राजाओं के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के विभिन्न संस्कृति के लोग रहते थे। वो जो एक अपनी किसी को भी एक अपनी संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। उनकी भाषाएं अलग थी और विभिन्न हंगरी प्रशासन करने वाला या कोई और अन्य थे, इनकी जो संस्कृति थी वो नहीं मिलती थी। ठीक है, जैसे और ये भाषा भी वो राष्ट्रीय एकता को पूरे राज्यों के प्रति। तो आइए इस लेसन में हम कैसे क्रांतिकारी रहे राष्ट्रवाद ने तो अन्य पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण में कैसे, तो आज के लिए बच्चों